तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं GS2। कल हमने देखा था GS1। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका जो UKPSC का जो लोअर पीसेस का मेंस है आपका। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो जो अभी लोअर पीसेस का मेंस आपका होने वाला है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा। हम्म तो जो लोअर पीसेस का मेंस है ना आपका, तो उसमें हम जो GS पेपर आपके दो पेपर हैं, GS1 और 2। हमने देखा GS1 के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, एरियाज हैं जिनसे सवाल बनने के चांसेस रहते हैं आपका, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सॉरी हिस्ट्री वगैरह हो, आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट हो, सोसाइटी वाला हो, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। अभी हम देखने वाले हैं कि GS पेपर 2 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके तीन चार ये, इनमें से कौन कौन से सेगमेंट हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एग्जाम की दृष्टि से, जहाँ से मेंस के सवाल बन सकते हैं या जहाँ से बनते आए हैं। जितना आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है। अगर अब आप चाहते हो कि तीन चार दिनों में कुछ अच्छा या इस तरीके से चीज़ें मिल जाए आपको कि आपके आंसर, जो आपकी जो तैयारी है, आपके जो टॉपिक्स हैं वो टू द पॉइंट या टू द एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहें, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। आपको इसमें ये होगा ये कि आपका जो इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है उसमें चीज़ें पता लग जाएगी कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अब ये है कि जितना आपने पढ़ना था वो तो पढ़ लिया है। अब 4-5 दिन बचे हैं आपके पास, इसमें सिर्फ यही हो सकता है भाई कि जो आपके बचे टॉपिक हैं, जो पूरे सिलेबस में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अब ये होता है ना कि सिलेबस तो पूरा पढ़ना होता है, लेकिन सिलेबस में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, पूरे डेप्थ में पढ़ना होता है, बिल्कुल आत्मा तक आपको जाननी होती है, और उन्हीं से फिर सवाल बनते हैं। तो अभी वो जो 4-5 दिनों का टाइम है उसमें आपको यही काम करना है कि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको इन पर अच्छी कमांड लेके चलना है, ठीक है। आपकी आंसर राइटिंग होगी, फ्रेमिंग कैसे होगी, कि कैसे अपना जो 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ों में अभी आपको ये इन दिनों में करना ही है। तो अभी हम देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भूगोल है आपका, जनांक ये इंडिया का भूगोल है आपका। प्लस पॉइंट ये है कि वर्ल्ड का भूगोल नहीं है इस बार इसमें लोअर में, तो वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, ठीक है। सांख्यिकी विश्लेषण हो गया, करंट अफेयर हो गया, करंट में भी आपका वर्ल्ड हो गया, एशिया स्पेसिफिक हो गया, इंडिया के स्पेसिफिक हो गया, और राज्य विशेष हो गया। तो बिना देरी के सबसे पहले देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें से कौन कौन से सवाल हैं जहाँ से आपके मेंस की दृष्टि से आपका मुख्य एरियाज हो जाता है। अब जो 8-10 पॉइंट आपको देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल हर बार बनते हैं, लोअर में हो चाहे अपर में हो, चाहे किसी मुख्य परीक्षा में आप देख लोगे तो यहाँ से सवाल बनते ही रहते हैं। तो ये इन एरियाज को आपको और अच्छे से करके जाना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका है खाद्य सुरक्षा, जो आपका है फूड सिक्योरिटी वाला मेंस का टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें भी जैसे कि भारत में किसानों की स्थिति क्या है, एक समस्या क्या है, भारतीय कृषि की समस्या क्या है, क्या क्या चुनौतियां वगैरह है, तो वो आपको देख के चलना है। एक सब्सिडी वाला जो टॉपिक है वो आपको देखना है, सब्सिडी का जो संदूकीकरण है वो आपको देखना है, जिसमें 4 प्रकार की सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, वो आपको स्पेशली करके जाना है, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। तीसरा जो खाद्य सुरक्षा में से आपको करना ये है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 वाला, उसको पूरी तरीके से करके जाना है। इसके प्रावधान वगैरह क्या क्या दिए गए हैं वहाँ पे खाद्य सुरक्षा संबंध, उसको पूरा करके जाना है। इसमें चांसेस हैं कि खाद्य सुरक्षा वाले टॉपिक से सवाल ये बन सकते हैं। सेकेंड वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, वो है आपका PDS वाला, जन वितरण प्रणाली। तो इसको भी आपको अच्छे से करना चाहिए कि भाई की जो जन वितरण प्रणाली है हमारी, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से उसे और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या सुधार की आवश्यकता है, शुरुआत इस तरीके से। क्योंकि अभी जैसे कि हिमाचल में क्या हुआ कि इसमें एक सुधार ये किया गया कि वहाँ जो राशन दी जाएगी PDS में, वो फेस वाला रिकग्नाइजेशन का कर दिया कि आपका जो चेहरा आपका पहले स्कैन होगा, उसके आधार पे आपका जो राशन कार्ड है, जो आपका जो अंत्योदय कार्ड हो, उस बेसिस पे आपको राशन मिलेगी। तो बीच में जो आपका जो ये लीकेज की समस्या को दूर करने के लिए एक अच्छा कदम है, तो उस हिसाब से भी आपको इस चीज़ को देख के चलना है। तो PDS वाला जो है एवर टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सवाल बनता ही बनता है। तीसरा आपका है बफर स्टॉक वाला, ये भी आपको बफर स्टॉक वाला टॉपिक करके चलना है। ये डायरेक्टली PDS से PDS का हो गया, और ये जो खाद्य सुरक्षा वाला टॉपिक सारे इंटरलिंक है। तो आप जब ये पढ़ोगे तो आपको एक दूसरे के साथ समझ अपने आप विकसित होती जाएगी। अगला है MSP वाला, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 22+1 वाला, वो भी आपको लेके चलना है, क्योंकि इसमें भी सवाल बनने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो MSP वाला हो गया, बफर स्टॉक वाला हो गया, PDS वाला हो गया, और खाद्य सुरक्षा वाला हो गया। पांचवा टॉपिक आपका है जो कृषि विपणन प्रणाली है भारत की, उसको आपको बेसिकली पढ़ना है कि जो भारतीय कृषि विपणन प्रणाली में क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या दोषपूर्ण क्यों हैं, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, चुनौतीपूर्ण क्यों हैं, क्या समस्या हैं,
ये सब आपको देखना है कि कृषि जो विपणन प्रणाली है हमारा जो उसमें क्या क्या समस्याएं मौजूद हैं और किस तरीके से उन्हें दूर किया जा सकता है और किस तरीके से कृषि को ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। तो 5 टॉपिक आपके हो गया। और उसके बाद आपका छठवां एक है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसमें जो चैलेंजेस वाला एरिया है, चुनौतियों वाला, वो आपको बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है इस पर, चैलेंज वाला एरिया। तो इसका जो चैलेंज वाला सेगमेंट है वो आपको पूरी तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया खाद्य सुरक्षा हो गया, पीडीएस हो गया, बफर स्टॉक, एमएसपी, कृषि विपणन प्रणाली, खाद्य श्रृंखला आपकी हो गई जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। सब्सिडी वाले ऊपर बात कर रहा था मैं, सब्सिडी में, ठीक है, वही बॉक्सिफिकेशन ऑफ जो सब्सिडी है 4 टाइप वाली, वो आपको लेके चलना है। उसके बाद जो 9वां टॉपिक है, 8वां टॉपिक है, ये जो वन लाइनर ये है ना कि जो सिंगल सिंगल टॉपिक है जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल 4 नंबर 3 नंबर आपका डायरेक्टली बन सकता है। जैसे राजकोष से घाटा हो गया, हिनार्थ प्रभाव क्या होता है, एफआरबीएम एक्ट है आपको 2003 का, वो वाला हो गया, शून्य आधारित बजट हो गया, जेंडर बजट हो गया आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, वित्त आयोग हो गया, और वित्त आयोग चर्चा में रहता ही है, जीएसटी काउंसिल हो गया, जनसांख्यिकी लाभांश हो गया, सतत विकास हो गया, पीपीपी मॉडल हो गया। तो ये 10-11 टॉपिक हैं। और ऐसे जो अन्य टॉपिक होंगे इकोनॉमिक्स के, उनको भी आपको लेके चलना है, उनमें भी आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको याद करके जानी है। इससे डायरेक्टली सवाल ये बन सकता है कि 5 नंबर या 4 नंबर का सवाल आपका बन सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वन लाइनर वाला जो आपको ने बताया, ठीक है। और वित्तीय समावेशन जो फाइनल इंक्लूजन वो आपका समावेशन वाला है, वो आपको लेके चलना है। इसके अलावा क्या है, जो 13वां टॉपिक है आपका एलपीजी रिफॉर्म्स वाला आपको लेके चलना है, ठीक है, ठीक है। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स वाला है ना आपका, तो एलपीजी रिफॉर्म में आपका जो ग्लोबलाइजेशन वाला है, वैश्वीकरण वाला, वो आपको स्पेशली करना है, ठीक है। इसको आपको देखना है कि जो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स भारत ने अपनाए थे, उसमें क्या इम्पैक्ट, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके, वो आपको लेके चलना है। ये होगी 13 टॉपिक। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको है कि प्रमुख योजनाएं जो अर्थ इकोनॉमिक्स को लेके हैं, या ओवरऑल जो इंडिया की जो प्रमुख योजनाएं रही हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी वाला सेगमेंट हो गया, तो योजनाओं को आपको करना ही करना है। चाहे वो मनरेगा हो गया, मेड इन इंडिया हो गया, सागरमाला योजना हो गया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट शहर, नमामि गंगे, जो अन्य योजनाएं हैं, जो नवीनतम, जो सदाबहार प्रमुख योजनाएं रही हैं इतिहास की, या पहले से ही जो हर बार इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो आपको योजनाओं को, वो किस वर्ष लॉन्च हुई, तारीख क्या थी, किस पर्पज से लाई गई थी, कितना उसका काम हुआ है, वो सब लेके आपको चलना है। क्योंकि आयोग क्या करता है कि योजनाओं से बहुत, आयोग को बहुत प्यार रहा है और योजनाओं से लेकर सवाल 12 पूछता है। जैसे कि हम पिछले बार का पेपर देखेंगे अगर, तो इसमें कम से कम 7 या 8 योजना के बारे में पूछा है आयोग ने। जैसे यहाँ पे आपको देख लो, ठीक है जी, स्वर्ण जयंती ग्राम सौर योजना क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया आपके पास। आगे और चीज देखो आप, हम्म, इसमें भारत मेक इन इंडिया हो गया, नमामि गंगा हो गया आपका, जन सुरक्षा योजना, सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, आशा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयोग क्या करता है कि जो योजना वाला सेगमेंट है, तो योजना वाला सेगमेंट से सवाल वो बार बार पूछता है ज़्यादा तरीके से। तो आपको जो योजना वाला एरिया है उसको अच्छे से लेके चलना है, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं रही हैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाना है। और ये आपको करना है जीएस के संदर्भ में भी, प्लस उत्तराखंड के संदर्भ में भी, जो उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं रही राज्य विशेष की, उनको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन योजनाओं से आपका सवाल बनेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका, ये तो होगी इकोनॉमिक्स की बात। अब है भूगोल में क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भारत का जो स्थलाकृतिक प्रदेश है जो भारत के, उनके बारे में चर्चा करनी है, उनको आपको तैयार करके जाना है। जो 6 प्रमुख हैं आपका मुख्यालय, उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश हो गया, इसमें ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ वगैरह आती है, प्रायद्वीपीय पठार हो गया आपका, तटीय क्षेत्र, थार मरुस्थल, द्वीपीय और मध्यवर्ती मैदान, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है कि जो स्थलाकृतिक प्रदेश है किस किस तरीके से भारत का विभाजन हुआ है इन प्रदेशों में। दूसरा आपकी जो भारत की जलवायु को आपको पढ़ना है कि उस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो मानसून वाला है चैप्टर, या मानसून वाला टॉपिक है, दक्षिण पश्चिम मानसून है जो भारतीय संदर्भ में, वो आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसके साथ जो ये वन लाइनर, ये जो छोटे टॉपिक हैं, जैसे एल नीनो हो गया आपका, ला नीनो हो गया, जो व्यापारिक पवनी हो गया, काल वैसाखी, इस टाइप की जो ये पवनी वगैरह हो, जो अन्य चीज़ें हैं ऐसी इंपॉर्टेंट, इनको भी आपको 5-5, 6-6 लाइन करके एक इंपॉर्टेंट करके चलना है, ताकि अगर 5 या 4 नंबर पूछा जाए तो आप एक अच्छी स्थिति में हो लिखने के उस टॉपिक के बारे में, ठीक है।
अगला जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका ज्योग्राफी का, भारत में भूमि सुधार। अब भूमि सुधार ये कहाँ का सेगमेंट है, आप पढ़ोगे हरित क्रांति, अगला टॉपिक छठवां, ठीक है। तो हरित क्रांति में जो घटक आप देखते हैं, एक तो संस्थागत घटक हम देखते हैं और एक संरचनात्मक घटक होते हैं। संस्थागत जो घटक थे उसके हरित क्रांति के, जैसे भूमि सुधार किया गया, हदबंदी की गई, चकबंदी की गया, सहकारी कृषि की गई, तो भूमि सुधार आपका यही लिंक होता है, ठीक है। तो इस भूमि सुधार को आप देखना है कि जो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हो गए वो किस तरीके से हुए, कौन कौन से हुए हैं और क्या क्या उनमें प्रावधान किए गए, तो आपको ये देखना है। इसके अलावा जो सहकारी कृषि और ये टर्मिनोलॉजी है जो इसको आपको लेके चलना है, इसको आपको समझना है कि सहकारी कृषि का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इसने हरित क्रांति है जो भारत में भूमि सुधार हुए थे उसमें सहायक भूमिका निभाई है भारतीय कृषि के संदर्भ में और किसानों के संदर्भ में, ठीक है। सातवां टॉपिक आपका उद्योग वाला है कि भारतीय संदर्भ में, उपमहाद्वीप के संदर्भ में जो घटक कौन कौन से उद्योग को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से वो कारक हैं जो उद्योग की अवस्थिति को इम्पोर्टेंट जो रूप से इम्पैक्ट डालते हैं, कि कौन कौन से निर्धारित करते हैं कि कौन सा उद्योग किस क्षेत्र में लगेगा। तो आपको उन कारकों को भी चर्चा करनी है अच्छे तरीके से, उन कारकों को भी समझना है कि भाई वो जो घटक के प्रभावित करने वाले कारक हैं उद्योग से संबंधित वो कौन कौन से हैं। तो इनसे भी संबंधित सवाल आपका बनने के चांसेस रहते हैं। एक ही आपका जो ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी वाला टॉपिक है और जो ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी वाला टॉपिक है, स्मार्ट सिटी का जो एक चैप्टर है इसमें उससे संबंधित दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि एक तो सिटी जो आपकी स्मार्ट सिटी होती है ब्राउन फील्ड, एक ग्रीन फील्ड होती है। इनको भी आपको अच्छे से समझ विकसित करनी है, इनसे भी चांसेस रहते हैं सवाल बनने के। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला कि भारत में जो ऊर्जा संसाधनों का वितरण है ना वो, ठीक है। ऊर्जा संसाधन यानी कि कोयला वगैरह हो गया, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसों का वितरण किस किस तरीके से हुआ है और क्या क्या उनके कारक हैं जो संसाधनों का असमान वितरण को प्रभावित करते हैं, कि वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी जो संसाधन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से वितरित होते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से लेके चलना है, इसको आपको करना है मैप वाइज। अगर आपके पास सवाल पूछ लिया जाए कि भाई कि भारत में जो खनिज तेल है जो आपका उसके वितरण को समझाइए किस तरीके से प्रभावित किया है, तो आपको अगर मैप की दृष्टि से बनाएंगे इसको तो मैप से आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, आपके जो मार्क्स होंगे वो ज़्यादा आपको चांसेस मिलने के रहते हैं। और एग्जामिनर भी जो है एग्जाम जो अगर मैप अगर आप देखिएगा कि आप मैप बना के वहाँ पे उनके जो क्षेत्र हैं उनको दर्शाओगे, खनिज तेल का डिगबोई वाला हो गया आपका, राजस्थान वाला एरिया हो गया या गुजरात वाला एरिया हो गया, तो चांसेस रहते हैं आपका जो नंबर है आपको अन्य बच्चों के मुकाबले आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ जो सौर ऊर्जा हो गया आपका, पवन ऊर्जा हो गया, इनके वितरण हो गया। अक्षय ऊर्जा को लेकर चलना है अभी वर्तमान समय काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अक्षय ऊर्जा वाला। इसमें क्या क्या संभावना है, क्या क्या चुनौतियां हैं, अक्षय ऊर्जा को लेकर इंडिया भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रावधान या क्या क्या वो लिए गए हैं कि हमें किस समय सीमा तक कितना मेगावाट तक की अक्षय ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा हासिल करनी है, इन सबको लेके आपको चलना है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। अगला टॉपिक है जो शहरीकरण वाला और नगरीकरण वाला, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समस्या के रूप में क्यों है, चुनौती के रूप में क्या क्या है इसकी। क्योंकि शहरीकरण वर्तमान दौर में आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ है। जैसे जैसे देश की विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे शहरीकरण भी बढ़ता जा रहा है, नगरीकरण भी बढ़ता जा रहा है और उस क्षेत्र पे या उस शहर या नगर पे का बोझ या दबाव सा बन रहा है जो कि इम्पैक्ट डाल रहा है किससे, हमारे पर्यावरण पे भी और वहाँ के वातावरण और लोगों पे भी, उनके समाज और कल्चर पे भी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो शहरीकरण और नगरीकरण वाला टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाल ही में वैसे भी इंडिया की जनसंख्या हम सबसे नंबर 1 बन गए विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से सवाल बन सकता है, नीचे मैंने लिखा भी है, ठीक है। अगला जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज, तो एवरग्रीन टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज से घुमा फिरा के सवाल वो पूछेगा तो आप जो पर्यावरण वाला लिंक है उसको जोड़ के या आपदा वाला कॉन्सेप्ट जोड़ के जलवायु परिवर्तन भी आपको एक अच्छा सा तैयार करके जाना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पे घुमा फिरा के सवाल पूछ लिया जाए तो हम उस पर आंसर करने की स्थिति में रहें, ठीक है। अब है अगला 12वां, तो जो जनसंख्या वृद्धि वर्तमान समय भारत का बहुत समस्या है, ये चुनौती है। चाइना जो विकासशील देश हैं उनके लिए भारत के संदर्भ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हम विश्व की सबसे नंबर 1 देश बन गए जो भारी जनसंख्या है, इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है विश्व में। तो उस संदर्भ में ये समस्या के रूप में कैसे भाई इंडिया के लिए, या उसमें क्या जो आप कह सकते हैं क्या क्या अवसर हैं उस जनसंख्या वृद्धि के, उनको लेके चलना है। और विकासशील देशों के संदर्भ में स्पेशली आपको देखना है कि जनसंख्या वृद्धि जो समस्या या चुनौती बनी हुई है विकासशील देशों के संदर्भ में किस तरीके से बनी हुई है, तो इस टॉपिक को आपको इस संदर्भ में करना है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 11 वाले टॉपिक मैंने बताया आपको जो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के संदर्भ में, तो इनको आपको लेके चलना है। इसके अलावा जो समसामयिक घटनाएं वाली बात है उसमें आपको एक तो ये करना है कि जो सम्मेलन वगैरह हो रहे ना अभी,
जो सार्क का हो गया, आपकी बैठक हो गई, ब्रिक्स की हो गई, एससीओ की हो गई। तो इन वजह से क्या होता है कि ये संगठन हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो जितने भी ये संगठन वगैरह हैं, आपको इनको पढ़ के जाना है अच्छे से। भी किसी भी संगठन को उठा के आयोग दे देगा और उसके बारे में पूछ लेगा कि इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो ये जो चर्चा में जो संगठन हैं आपके, जिनके भी हाल ही में सम्मेलन हुए हैं भारत के पर्सपेक्टिव से, जो सोलर अलायंस है उसको भी लेके, तो इन सब चीज़ों को आपको करना है, इन संगठनों को करना है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं। और समसामयिक घटना आपको खुद से तैयार करनी पड़ेगी कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे हैं, या कुछ घटनाएं ऐसी रही है, उनको लेके आपको जो करंट अफेयर वाला सेगमेंट है वो आपका तैयार हो जाएगा। वही चीज़ आपको उत्तराखंड के स्पेसिफिक भी करनी है। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कोशिश करूँगा कल, आज तारीख 8 है, हाँ, कल 10 तारीख तक मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो डाल दूँ करंट अफेयर के लिए कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपको भी तैयार करके जाना है 13 तारीख के लिए, ठीक है। तो समसामयिक आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ ऐसे नोट्स दिखा दूँ, अगर इस तरीके से, ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं मुख्य परीक्षा के। तो अभी हम करेंगे ये कि लोअर पीसेस के बाद, ठीक है, लोअर पीसेस के बाद हम ये करने वाले हैं कि जो पीसेस का मेंस होने वाला है ना, ठीक है, लोअर पीसेस का जो पीसेस का मेंस होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए क्लासेस शुरू करेंगे हम, ठीक है। उसके लिए मैं अपने जो जीएस के सारे नोट्स हैं मेंस के हिसाब से बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से, इनका आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जल्द से जल्द आपको जो मेंस का जो सिलेबस होगा वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और वही फिर उत्तराखंड के संदर्भ में भी करेंगे। और बाकी जो आपको मेंस का गाइडेंस चाहिए होगा, उसमें भी आपको मैं थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा आपकी, बस आप चैनल से जुड़े रहेगा। तो आज के इतना ही है GS2 की क्लास में। GS2 मेंस के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब एक क्लास में आपको दूंगा जैसे कि आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है, कि आंसर राइटिंग आपको करनी कैसी है, ठीक है, कैसे आप एग्जाम हॉल में आपको जो पेपर है आपका उसे पूरा करना है 3 घंटे में बिना छोड़े। इन पे आपको क्लास दूंगा जो कि हेल्पफुल रहेगी आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, आपको फ़ायदा इन क्लासेस से मिल रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक इस चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और जल्दी आपको मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और धन्यवाद।